हाँ जी दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा इस लेक्चर पे। यहाँ पे हम कर रहे थे आपके एडवांस अकाउंट का है इसका आईसीए मॉड्यूल बैच। ठीक है, लेटेस्ट आपके पास में सिलेबस के हिसाब से ही आपकी बुक मैंने ली है, आपकी लेटेस्ट यहाँ पे बुक है। ठीक है, जिसमें आपको लिखा है, आप देख सकते हैं एडवांस अकाउंट और आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसकी हम आईसीए मॉड्यूल बैच चला रहे थे। ठीक है, जहाँ पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे इलस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि सर जी हमने जो है यहाँ पे सभी इलस्ट्रेशन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई वीडियो में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है और आपको वीडियो देखना है, ठीक है, तो वीडियो फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। किसी भी वीडियो की आप जो है किसी भी इलस्ट्रेशन किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो और भी कई इलस्ट्रेशन में आपको दिक्कत है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, आइए अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारा बाकी है वहाँ से। ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट तो सारे के सारे कंप्लीट करवा चुके हैं हम आपके पास। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिकल पार्ट को। प्रैक्टिकल पार्ट में भी हमने 2 क्वेश्चन तो करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि सर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, कहते हैं कि प्रिपेयर करिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड। खैर नाम से तो कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार इस क्वेश्चन ने डायरेक्टली ये बता दिया है कि कौन सी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अगर मेथड बता दी है तो फिर क्वेश्चन में कैसी भी इंफॉर्मेशन हो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका कोई रेलिवेंस नहीं बनता। ठीक है, अगर मेथड बता दी है तो फिर आपको उसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर हमें चेक करना पड़ता है कि भाई अपने पास केस सेल केस परचेज वगैरह इन्फॉर्मेशन है, अगर है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली बताया है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मेन इन्फॉर्मेशन जो अगर बैलेंस शीट गिवन है और उसमें 2 साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं ऑलवेज जैसे कि कहता हूँ कि राउंड ज़रूर करिएगा इस चीज़ पे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे जब हम आईसीएम मॉड्यूल से रिवीजन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमारी नज़र इस चीज़ पे जाए। ठीक है, और नज़र क्यों जाए? क्योंकि ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जो ओपनिंग है वो इस बार इस तरफ है और क्लोजिंग इस तरफ है, लेकिन ये इंटरचेंज भी हो सकता है, एग्ज़ाम में आपको आगे पीछे भी दे सकते हैं। तो इसमें ऑलवेज ध्यान रखिए, अगर इसमें गलती हो गई तो पूरे का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पूरे का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, 1 नंबर तक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ही गलत निकलेगी। ठीक है, अगर ओपनिंग को क्लोजिंग मानोगे और क्लोजिंग को ओपनिंग मानोगे तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही गलत आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि इस पर राउंड रखिए। एग्ज़ाम टाइम पे जब भी मॉड्यूल ओपन करेंगे, हर जगह मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी देखिए करवाया राउंड, ऐसे हर जगह मैं राउंड करवा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन देखें एग्ज़ाम टाइम पे तो ये चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए, तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप जब पेपर लिख रहे तो ये चीज़ आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन से मैं ये राउंड करवाता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ चुकी है। अच्छा, कहते हैं कि सर बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 में देख लीजिएगा क्या कुछ कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर शेयर कैपिटल जो है वो 7 लाख की थी, 6 लाख की हो गई है। 7 लाख की थी, 6 लाख की हो गई, मतलब कि कम हुई है। अगर कम हुई है तो हम सीधी सी बात है फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाना पड़ेगा और इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी, लेकिन नोट नंबर 1 में रीड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। कहते हैं कि सर इसमें एक चीज़ नहीं 2 चीज़ है, एक इक्विटी भी है और एक प्रेफरेंस शेयर भी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी में बताइए, इक्विटी तो कह रहा है कि 5 लाख की थी, 6 लाख की हो गई। 5 लाख की थी,
6 लाख के हो गए, मतलब कि हमने और इक्विटी इशू किया है। आपको पता है सर जी, इतने सारे क्वेश्चन करके आए हैं, हर बार एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं बनता है, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल बैच है, ना कि रेगुलर बैच। अब हर बार तो एक्सप्लेनेशन करूँगा तो पूरे का पूरा वीडियो डबल टाइम ले लेगा, ठीक है। इसलिए अब मैं हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जो चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। कहते हैं कि सर यहाँ पे 5 लाख से इक्विटी 6 लाख हो गए, इक्विटी इशू आपके पास में किया होगा क्योंकि इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब इशू किया होगा, और इशू किया है तो सीधी सी बात है पैसा मिला होगा हमें। फाइनेंशियल शेयर्स वगैरह फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके 1 लाख ऐड करना पड़ेगा। ये अभी की इन्फॉर्मेशन पे बेस है, लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी गिवन है तो हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको पढ़ते ही एक ही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, 1 लाख जाना है फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड करना है बस, ठीक है। लेकिन अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हुई तो चेंज करना पड़ेगा, वरना डायरेक्टली 1 लाख फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके क्या कर देंगे सर जी, ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके। इसके बाद कहते हैं रिडीम्शन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और आपके पास में कहता है कि सर ओपनिंग में तो 2 लाख हुआ करते थे, लेकिन क्लोजिंग में ये नहीं है, क्लोजिंग में नहीं है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि आपने प्रेफरेंस शेयर को इसी साल रिडीम कर दिया है, इसी साल रिडीम कर दिया। और आपको पता है सर रिडीम का मतलब क्या होता है सर? अपने शेयर होल्डर को पैसे दे देना और शेयर वापस ले लेना, ठीक है। मतलब कि पैसे गए हैं, कितने गए सर? 2 लाख गए, तो 2 लाख आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करना पड़ेगा, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद एंट्री करेंगे। हो सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जिससे हमें कोई चेंजेस करना पड़े, ठीक है। इसलिए अभी हम ऊपर ऊपर से जो चीज़ें हो सकती है हम ये सोच रहे हैं, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर अपनी जो है लास्ट आंसर सिलेक्ट करके हम एंट्री करेंगे। अभी के लिए ये क्या बनता है सर? 2 लाख हमारे पास में क्या हो रहा है सर? शेयर कैपिटल कम हो रही है, इसका मतलब है कि हमने इसे रिडीम कर दिया है। रिडीम कर दिया है इसका मतलब है कि पैसा गया है, तो 2 लाख हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। तो ये आपके पास में कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है और जनरल रिजर्व है। इन चीज़ों को तो लास्ट में ही रखना होता है क्योंकि इसकी कोई यहाँ पे खास रेलेवेंस बनता नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है और इनडायरेक्ट मेथड आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस से ही हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सिंपली डिफरेंस निकालेंगे, कितना था सर? 50,000 का प्रॉफिट था, इस साल 1 लाख हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना है सर? डिफरेंस कितना है? 50,000 का इस साल का प्रॉफिट है। ऐसे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है सर। 1000 ज़्यादा बोल दिया, अच्छा 10 तो बोल सकता हूँ, ऐसे 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है जी। हाँ, कहते हैं कि सर जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके पास में पहले तो नहीं हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन इस बार कहता है 2 लाख की आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कहता है कि डिबेंचर है 9% वाले, ठीक है। अच्छा, 9% लिखा है, उस पर भी राउंड करिएगा दोस्तों। 9% लिखने का मतलब है इंटरेस्ट आपको हिडनली कैलकुलेट करना है, उसकी एंट्री ज़रूर करनी है दोस्तों। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। 9% देने का मतलब है ये इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके देना है। चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको याद करवाया जाए या फिर ना करवाया जाए, इसकी एंट्री आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलिए। तो ये आपके पास में 9% पे मैंने राउंड कर दिया और आपके पास में ये 2 लाख आपके पास में क्या हुआ है सर? हमने इशू किए, पहले डिबेंचर नहीं थे, आज डिबेंचर है। इसका मतलब क्या है सर? हमने न्यू इशू करे होंगे। इशू करने से पैसा मिलता है तो सीधी सी बात है फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, 2 लाख ऐड करके आइए, ठीक है। 2 लाख क्या करके आइए? डिबेंचर के नाम पे ऐड करके आएंगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे बाद में, तो फिर देख लेंगे क्या होना है। इसके बाद कहता है कि जब डिविडेंड पेएबल है 60,000 का, स्टार्टिंग में ओपनिंग में हमारे पास में लाइबिलिटी थी लेकिन इस बार नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 60,000 पे कर दिया होगा, ठीक है। पहले लाइबिलिटी थी ओपनिंग में, क्लोजिंग में नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ? इस साल आपने इसको पे कर दिया है। पे करने से केस जाता है तो हमें सीधी सी बात है जहाँ कहीं भी जाएगा ये माइनस होगा। अच्छा, डिविडेंड कहाँ पे जाता है सर? डिविडेंड पेएबल है। डिविडेंड पेएबल तो हम शेयर वगैरह पे इशू किया होगा, उस पर डिविडेंड पे करें। शेयर वगैरह तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो सीधी सी बात है ये भी कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। 60,000 माइनस होगा,
ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा और 60,000 आपके पास में माइनस होगा। अभी ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें ये पता चल रहा है, लेकिन आगे पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही आपके पास में एंट्री बनेगी कि 60,000 जाएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, क्या करेंगे सर, लेस करके आ जाएंगे, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, ये करंट अदर कोई लाइबिलिटी मान सकते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सर 20,000 की लाइबिलिटी थी ओपनिंग में, अब 30,000 की हो गई, मतलब कि 10,000 कहीं से उधार लेके आए होंगे। ठीक है, और पैसा आता है तो हमें ऐड करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ही काम है, अगर केस आ रहा है तो ऐड करो, जा रहा है तो माइनस करो। उसे प्रॉफिट लॉस, लाइबिलिटी, एसेट वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस आ रहा है तो ऐड कर रही। ठीक है, इसमें कहते हैं सर 20,000 की लाइबिलिटी थी, अब 30,000 की हो चुकी है, मतलब कि 10,000 और उधार लेके आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि सर उधार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोरोइंग है, लाइबिलिटी है, करंट है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बस यहाँ पे बताइए कि क्या केस आया है, आंसर इज यस। कितना आया है, कहता है कि 10,000 ज़्यादा है। 20 तो पहले से ही लाइबिलिटी थी, इस बार कितना हो गया 30,000, मतलब कि 10,000 बढ़ा है, 10,000 आया है, तो 10,000 आया है तो 10,000 की एंट्री कर दो बस। ठीक है, तो 10,000 की एंट्री करनी। अच्छा, ये कौन सी है सर, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मतलब कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट, तो वो तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट मतलब कहाँ जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और 10,000 क्या करके आएंगे सर, ऐड करके आएंगे। 10,000 ऐड करके आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का हेडिंग दे सकते हैं और उसके नीचे ये सारी चीज़ें जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है ये हम लिख के आएंगे। सर 10,000 किस चीज़ का, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस ऐड करके आएंगे। ठीक है, ऐड करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का कोई एनालिसिस मत करिएगा, जनरली देखा गया है सर इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ बोल देता है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सी एंट्री कैसे होगी। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जनरली इसके बारे में होता है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन दे देता है, सेल परचेज दे देता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है प्लांट एंड मशीनरी से। ठीक है, तो इसका एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद। अच्छा, ये सारे नोट्स हमने पढ़ लिए, उसके अलावा क्या चीज़ है, कहता है कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये टैक्स को तो हाईलाइट कर लेना चाहिए, बाद में हम भूल जाते हैं इसकी एंट्री। ठीक है, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैं तो कहता हूँ कि अकाउंट या फिर आप इक्वेशन जो भी आप बना रहे हैं दोनों ही अवेलेबल है, तो कोई भी आप चीज़ें बना के इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर नॉन करंट में हमने देख चुके प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके बाद नॉन करंट असेट भी है, जो 80,000 की थी आज 50 की हो गई। अब असेट कम हो रही है, इसका मतलब है कि सर आपने बेच दिया होगा असेट। ठीक है, बेचने से पैसा मिलता है तो जाके आपको ऐड करना पड़ेगा, कौन सा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो डिफरेंस रहा वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है करंट असेट, आपके पास में इन्वेंट्री, करंट असेट वगैरह जो है वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो वर्किंग कैपिटल में जाके आपको जो है क्या करना होगा, ये ऐड और लेस करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वेंट्री जाएगा, कहता है 90,000 थे 95,000 हो गए, मतलब कि करंट असेट इंक्रीज़ हुआ। और वो चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले कई सारे लेक्चर्स में। ये चीज़ कहता है कि अगर करंट असेट आपके पास में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब आपके पास में कैश कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ। कहता है करंट असेट इंक्रीज़ होने का मतलब है कि करंट असेट आपने परचेज़ किया होगा, परचेज़ करने पे केस कम होता है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। केस कम होता है तो माइनस, केस बढ़ता है तो ऐड करेंगे। ठीक है, कहता है कि करंट असेट आपने अगर देखा कि कम हो रहा है बैलेंस शीट में, अगर करंट असेट कम हो रहा है इसका मतलब है कि केस आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट असेट ने आप कम होने का मतलब क्या है कि आपने बेच दिया, बेचने से केस मिलता है, इंक्रीज़ होगा, और केस इंक्रीज़ होगा तो ऑलवेज वो ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि केस फ्लो स्टेटमेंट का एक ही रूल है, केस अगर आया मतलब कि केस मिलता है तो ऐड करेंगे, केस अगर गया तो माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर करंट लाइबिलिटी एकदम वाइसा वर्सा है। कहते हैं करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि कहीं से उधार पैसे लेके आए, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करेंगे। और उसी तरीके से अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने से कैश कम होता है तो उसे लेस करेंगे। ठीक है, ये रूल है और कई बार आपको जो है ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हर बार एक्सप्लेन करना बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कर दिया, हो सकता है भूल गए हो। अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर जी यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल भी वही
आपके पास में वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका डिफरेंस ऐड और लेस कर देंगे जो भी बनता है। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो डायरेक्टली आपको आंसर दे रखा है पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, कहते हैं कि सर ओपनिंग जो होता है, ठीक है, इसे क्या करेंगे सर, लास्ट में ऐड करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे सर, ओपनिंग को ऐड करेंगे। तीनों एक्टिविटी का जब भी आंसर निकाल लेंगे तो तीनों एक्टिविटी का जो भी आंसर आए उसमें ये ओपनिंग ऐड करेंगे। ये आपका 50,000 जो क्लोजिंग है वो आंसर आना चाहिए, ये आपका रूल है। ठीक है, ये जो आपको क्लोजिंग में ये 50,000 दिख रहा है ये आपका आंसर है। लास्ट आंसर अगर 50,000 नहीं आया इसका मतलब है कि आपके पास में क्या है, कहीं ना कहीं गलती है। तो ये 50,000 जो आपके पास में देख रहे हैं ये आपके पास में आंसर है। ठीक है, लास्ट आंसर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है जो आपको लेके आना है। ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटी आपको दे रखा है, कहता है पहले 65,000 थी, आज 1 लाख हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मेन चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है कि कोई पीस ऑफ लैंड, पूरी की पूरी लैंड नहीं है, देखिए पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड को हमने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, हम पहले एक काम करते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज को ऊपर ऊपर से रीड कर लेते, किसके बारे में है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये पीस ऑफ लैंड, ये लैंड के बारे में। इसके बाद सेकंड कहता है कि सर जी 1 अप्रैल 2000 को प्लांट, ये प्लांट के बारे में पूरे का पूरा है। एंड डिबेंचर, ये डिबेंचर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एंट्री प्लांट और डिबेंचर के बारे में कुछ बात हो रही है। इसके बाद कहता है थर्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी डिविडेंड की बात हो रही है। कहता है वॉज डिक्लेयर, ओके जी। कहता है इनकम टैक्स, टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन है। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओके, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली कि किसके बारे में है। ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना है। चलिए एक एक करके रीड करते। कहते हैं सर पीस ऑफ लैंड हैज़ बिन सोल्ड, हमने सेल करा है, सेल करने से पैसा मिलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही चीज़ कहता है, सबसे पहले तो अगर आपने सेल और परचेज करा है तो कितना केस आया है या फिर गया है उसकी एंट्री सबसे पहले करके दिखाओ, बाकी सारी बातें बाद में। ठीक है, तो कहते हैं कि सर पीस ऑफ लैंड सेल किया है ना, कितना पैसा अभी मिला है ये बताओ, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले कितना पैसा मिला है ये बताइए। कहता है कि सेल किया है फॉर 1,50,000, बस अब रुक जाओ, कितना पैसा मिला है वो तो आपको पता चल गया, सबसे पहले इसकी एंट्री करके आओ। इसकी एंट्री क्या होगी सर, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी ये बताओ सर, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी। सीधी सी बात है सर, लैंड है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपके पास में, तो सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए और ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे 1,50,000 को। सीधी सी बात है, सोल्ड लिखा है, मतलब कि आपने सेल किया है, सेल करने से पैसा मिलता है, जाता नहीं है। ठीक है, तो मिलेगा तो ऐड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले ये काम करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप सेल परचेज़ करते हैं ना तो उसकी 2-3 एंट्री बनेगी, क्योंकि सेल परचेज़ करने पे आपको जो है लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो पीएनएल में जाएगा। और पीएनएल में जाएगा तो अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये जो आप सेल कर रहे हैं उसकी एंट्री डायरेक्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें। इसलिए ध्यान रहे सर, सेल और परचेज़ करते हैं तो इसकी इफ़ेक्ट आपके पास में 2-3 हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि सर कॉस्ट आपके पास में 1,20,000 है। ठीक है, तो कॉस्ट 1,20,000 थी, बेचा कितने में, 1,50,000 में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट किया है। तो सीधी सी बात है, सेल और परचेज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस होना तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और ये हमें पता है कि सर ये प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो कहाँ पे जाता है सर, आपके पास में पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो पीएनएल में जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम नेट प्रॉफिट लेते हैं उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि अगर इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को जो है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को जो है आपको कंसिडर नहीं करना है, या फिर कंसिडर हो चुका है तो उसे रिवर्स करना है। अब नेट प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आया होगा, पीएनएल से। ये जो नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे ये चीज़ 50,000। ठीक है, यहीं से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 50,000 से। ठीक है, ये 50,000 से स्टार्टिंग होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि सर जी 50,000 तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो पीएनएल से ही आया होगा, और पीएनएल का मतलब ही है कि सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी है, तो इन सभी चीज़ों को हमें रिवर्स करना पड़ेगा।
ठीक है, जो ऐड हुआ है उसे लेस करेंगे, जो लेस हुआ है वो ऐड कर देंगे। कहते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो सीधी सी बात है ऐड हुआ होगा, तो हमें ये प्रॉफिट जितना, कितना प्रॉफिट है, 1/20 का 1/50 में बेच दिया, 30,000 का प्रॉफिट है ना। तो ये जो प्रॉफिट है 30,000 का, ठीक है, ये प्रॉफिट को आपको लेस करना पड़ेगा कहाँ पे सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके। ठीक है सर, ये प्रॉफिट को आप एक्टिविटी में जाके ऐड कर देंगे। कहता है कि सर कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द लैंड। अच्छा, रीवैल्यूएशन कर दिया है, ठीक है जी। कहता है कि जो भी आपके पास में लास्ट में अमाउंट बचा उसका रीवैल्यूएशन हमने करा है। अब यहाँ पे जब भी सेल परचेस की चीज़ें होती है, टैक्स वगैरह की चीज़ें होती है, प्रोविजन वगैरह की, ऑलवेज ध्यान रखिए अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। या तो अकाउंट बना सकते हैं या फिर इक्वेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशन में टाइम वेस्टिंग कम होता है, ठीक है, आपके पास में फटाफट काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस होती है अकाउंट में, तो वो उनसे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे, मैं तो इक्वेशन से ही सॉल्व करवाता हूँ और इक्वेशन से ही सॉल्व करूँगा। बताइए, लैंड के बारे में थे, लैंड कहाँ पे है, ये रहा। लैंड और बिल्डिंग साथ ही है, मतलब कि एक ही चीज़ है। कहता है कि सर पहले 2 लाख हुआ करता था ओपनिंग में, अब 1,50,000 हो गया है, ठीक है। तो पहले 2 लाख था, अब 1,50,000 हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर अकाउंट इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लैंड की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लैंड के लिए इक्वेशन फॉर्म में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर जी ओपनिंग कितना सर, 2 लाख ना, ओपनिंग आपके पास में 2 लाख था। एक बार देख लूँ, वापस से भूल गया। 2 लाख था और 1.5 लाख हो गया, ठीक है। 2 लाख ओपनिंग में थे। बताइए क्या किया पूरे साल लैंड का। कहते हैं कि सर लैंड में हमने एक पीस ऑफ लैंड को सेल कर दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको पता है सर इक्वेशन फॉर्म में अगर कंसीडर आप कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑलवेज यहाँ पे कॉस्ट ही माइनस होगी, कॉस्ट ही ऐड होगी। परचेस कर रहा है तो कॉस्ट ऐड करना, और सेल किया है तो कॉस्ट माइनस करना, सेल प्राइस माइनस मत करना, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे करा चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो कॉस्ट कितने की थी सर, 1/20, तो 1/20 माइनस करेंगे क्योंकि सेल हो गया ना, तो गया, ठीक है, गया। तो 1/20 आपके पास में टाटा बाय बाय गया, ठीक है। तो 1/20 तो आपके पास में गया, ठीक है। अच्छा, तो कितना बचा सर आपके पास में। कहता है कि सर 2 लाख माइनस 1,20,000, 2 लाख माइनस 1,20,000 आपके पास में 80,000 हो गया, ठीक है जी। 80,000 का लैंड अभी आपके पास में बचा है, ठीक है। अच्छा, कितना था क्लोजिंग में, ये आपके पास में क्या निकल के आया, 80,000। 80,000 का मतलब है कि क्लोजिंग में ये 80,000 का अमाउंट होना चाहिए। क्लोजिंग में है कितना, कहता है कि 1,50,000 है, ये तो डिफरेंस आ गया। कहता है कि सर क्लोजिंग में बैलेंस शीट में तो 1,50,000 का दिख रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। सर 80,000 का दिखना चाहिए था, 1,50,000 का दिख रहा है। इसका मतलब क्या, अगर कुछ भी नहीं कहा है, अगर कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब क्या निकल के आए, इसका मतलब निकल के आएगा यहाँ पे, इसका मतलब निकल के आएगा यहाँ पे कि आपने जो है डिफरेंस कितना है, 1,50,000 माइनस 80,000 कीजिए, डिफरेंस है 70,000। तो कहते हैं कि सर 70,000 का और लैंड परचेज कर लिया होगा, इसका मतलब ये निकल के आता है। अगर कुछ भी नहीं कहा होता तो मैं तो यहाँ पे यही कहता कि सर 70,000 का और आपने लैंड परचेज किया होगा, और इसकी एंट्री में दिखा देता अपने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन इसने एक चीज़ बोली है, कहते हैं कि सर आपको यहाँ पे वो पहले से ही बता रहा है, वो खुद से बता रहा है कि सर यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आपको दिख रहा है कितने का, 70,000 का, वो मिलेगा आपको देखने को। क्यों, क्योंकि इसने खुद कहा है कि हमने रीवैल्यूएशन किया है लैंड का, ठीक है। रीवैल्यूएशन किया है, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में वैल्यू बची है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकती है। कहता है कि हमारे पास में 80,000 की वैल्यू थी, लेकिन रीवैल्यूएशन किया इसलिए 1,50,000 दिख रही है, कोई सेल परचेज नहीं किया है अब, ठीक है। सेल परचेज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करी है, जो आपको यहाँ पे 1,20,000 के फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। ये लैंड का हमने काम कंप्लीट कर दिया। अब इसकी एंट्री कर देते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो काम हो जाएगा अपना। जल्दी से आ जाइए इसके सॉल्यूशन के पार्ट पे, और हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ है इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 था आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है। तो बताइए लैंड के बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें कही। लैंड के बारे में सबसे पहले तो सेल किया है, उसकी एंट्री करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए और ऐड करके आइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले तो मैं हाईलाइट कर दूँ, ये एक्टिविटी को इन लोगों ने सही से
यहाँ पे दिखाई दे सबको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और यहाँ पे आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में गिवन है। अब हम एक एक करके इसकी एंट्री करते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि सर आप एक काम करिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए, 1,50,000 ऐड करके आइए। ठीक है, 1,50,000 ऐड किया। आंसर इज यस, लैंड को जो हमने सेल किया इसका 1,50,000 ऐड हुआ है। सेकेंड चीज़ मैंने कही कि जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम यहाँ पे एंट्री करने आए ही है, तो हमें पता है कि सर हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट से ही काम करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब है कि इसमें आप ऑलरेडी आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी है, तो हमें इसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने दो तरीके से सोल्व करते हैं। एक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, जिसमें हम यहाँ पे यही जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखते हैं और फिर यहीं पे एंट्री करके इसे एडजस्ट करते हैं। या फिर दूसरा एक और तरीका होता है कि इन लोगों ने इस बार यहाँ पे अकाउंट या फिर इक्वेशन के फॉर्म में वर्किंग नोट में सोल्व किया है और फिर यहाँ पे दिखाया है। हम एक ही मेथड अप्लाई करते हैं, जो है हम पहले से करते आ रहे हैं वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, डिफरेंट मेथड से होता है क्या कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे मुझे यहाँ पे कोई कंफ्यूज होना नहीं है। हम जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कहते हैं कि सर बैलेंस शीट में डिफरेंस जो है वो इस साल का प्रॉफिट है, मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दूंगा 50,000। ठीक है, तो ये कैसे आया ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि ये ICAI का ही तरीका है। कहते हैं कि सर 50,000 आपके पास में सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन ये बिफोर टैक्स नहीं है। ठीक है, इसमें टैक्स वगैरह एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम नेट प्रॉफिट हेडिंग देंगे और 50,000 लिख के आएंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सर अब क्या बात कर रहा था, हाँ ये बात कर रहा था, कहता था कि 30,000 आपको माइनस करना चाहिए। क्या किया है आंसर इज यस, ये रहा आपके पास में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 माइनस। ठीक है, अच्छा इसके बाद कोई और चीज़ आपको करनी चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है? सर जी यहाँ पे जो आपने 70,000 का ये जो डिफरेंस निकाला है यहाँ पे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसमें कोई केस ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, इसकी एंट्री क्या करेंगे? लेकिन वर्किंग नोट में ज़रूर दिखाएंगे कि सर यहाँ पे 70,000 का जो डिफरेंस आया, एज़ पर क्वेश्चन आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व ही क्रिएट होगा ना। अच्छा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन था क्या? हाँ ये रहा, इसने कहा है, देखिए कहता है कि सर कैपिटल रिजर्व में कंसिस्ट करता है ये जो भी हमने रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ भी क्लियर है, इन लोगों ने बना ही रखा है। ठीक है, लेकिन इसका हमें क्या मतलब बनता है? इसका कोई केस ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को इससे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर नेक्स्ट आपके पास में कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कहता है सर प्लांट है जो कि हमने सेल कर दिया, प्लांट को हमने सेल करा है। ठीक है, सेल करने से तो पैसा मिलता है, सेल और परचेज़ करता है वो, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही चीज़ पूछता है कि बाकी सारी बातें जो है वो बाद में करना, सेल परचेज़ करने से पैसा आया और गया ये पहले मुझे बता दो, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये चीज़ मुझे बता दो। अच्छा, यहाँ पे सेल हुआ है तो सीधी सी बात है पैसा आया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुरंत मेरे पास आएगा और एक ही चीज़ पूछेगा कितना पैसा आया ये बता दो, बाकी की बातें बाद में। ठीक है, कहते हैं कि सर प्लांट सेल किया 90,000 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि सर रुक जाओ, पहले मुझे इसकी एंट्री करने दें। तो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री करूँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि सर सेल किया, हाँ जी, क्या सेल किया सर? प्लांट किस चीज़ का पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, कहते हैं कि सर सेल किया या फिर परचेस? अभी तो बताया सर सेल किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल करने से पैसा मिलता है या फिर जाता है सर? सेल करने से पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा तो ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जाके ऐड करके आओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाकी बातें क्या करेंगे सर? बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है सर ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 70,000 थी। अच्छा जी, इसमें प्रॉफिट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कितना किया है सर? प्रॉफिट आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है 70,000 की चीज़ें आपने कितने में बेच दी सर? 90,000 में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन एक चीज़ यहाँ पे है, कहता है कि सर इसकी WDV तो 50,000 थी। अगर WDV गिवन है
तो ओरिजिनल कॉस्ट की कोई मतलब नहीं बनता। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज़ कितने में किया था, WDV का मतलब है कि आज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह लेस हुआ होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, तो आज की वैल्यू ही देखेगा ना। आज आप इस मशीन या फिर प्लांट को सेल कर रहे हैं तो आज की वैल्यू कितनी और कितने में बेचा, वही तो आपका प्रॉफिट आपके पास में माध्यम होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल कॉस्ट मत लेके बैठ जाना। ऊपर तो ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए थी कि वो लैंड थी, लैंड पे डेप्रिसिएशन जनरली नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास में अगर डेप्रिसिएशन वो सामने से कह रहा है कि आपके पास में डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद इतना वैल्यू है तो वही कंसिडर करेंगे ना। ठीक है, 10 साल पहले हमने कोई आपके पास में प्लांट परचेस किया था तो उसके साथ थोड़ी ना कंपैरिजन होगी, आज उसकी वैल्यू क्या है और बेचा कितने में, उससे कंपैरिजन होता है। कहता है 50,000 की वैल्यू है, 90 में बेच दिया, बढ़िया जी। प्रॉफिट कितना किया, 40,000 का प्रॉफिट आपके पास में 40,000 का हो चुका। ठीक है, तो प्रॉफिट आपके पास में 40,000 का और 90 में आपने बेच दिया। ठीक है, तो इसकी 2 एंट्री बन जाएगी। इसके बाद भी आगे कुछ कह रहा है, कहता है कि सर डिबेंचर्स आपके पास में, डिबेंचर जिसका वर्थ है 1 लाख। अच्छा, डिबेंचर से रिलेटेड ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में, ये रहा क्या। कहता है कि सर स्टार्टिंग में हमारे पास कोई डिबेंचर नहीं थे, हमने 2 लाख के और इशू करे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि आप एक काम करेंगे, इसकी एंट्री क्या करेंगे सर, मैंने कहा था सर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे और क्या करके आएंगे सर, ऐड करेंगे, क्योंकि इशू करने से पैसा मिलता है तो ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ठीक है रुक जाइए, क्या कहता है देख लेते हैं। कहते हैं कि सर 1 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर रहे जो हमने इशू किए थे, ये कह रहा है। अच्छा, 2 लाख का इशू किया था, उसमें से 1 लाख की बात कर रहा है। ठीक है जी, कहता है उसमें से 1 लाख रुपीज़ के जो हमने इशू करे वो एट अ पार इशू किए थे फॉर द कंसिडरेशन फॉर द प्लांट ऑफ। अच्छा, इसे एक काम करता हूँ, लिख के समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि सर प्लांट की बात हो रही है, प्लांट के मुझे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बता दीजिए। कहता है प्लांट में ओपनिंग 5 लाख है और क्लोजिंग में 7,65,000 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ सर, प्लांट के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ आपके पास में अकाउंट। ठीक है, प्लांट, ओके, साथ साथ समझाता चलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे बताइए सर ओपनिंग आपके पास में कितना है, क्वेश्चन में पहले कितना हुआ करता था प्लांट, वापस भूल गया। कहते हैं सर 5 लाख का हुआ करता था, 7,65,000 का आज दिख रहा है। ठीक है, 5 लाख का हुआ करता था, ओपनिंग आपके पास में 5 लाख है। ठीक है, तो ओपनिंग आपके पास में कितना है सर, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब सेल परचेज क्या किया है उसके हिसाब से ऐड और माइनस करके देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है या फिर नहीं। कहते हैं कि सर 90,000 में एक प्लांट को बेच दिया। देखिएगा इक्वेशन मेथड जो है ये कहता है कि कितने में बेचा उससे हमें कोई मतलब नहीं, कॉस्ट कितनी ये बता दो। ठीक है, कॉस्ट कितनी है वो बता दो हमें। ठीक है, कहता है कि सर इसकी कॉस्ट तो 70,000 है, क्या 70,000 होगा, एक बार और सोच लीजिए। सर जी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किए, ठीक है, प्रेस इलस्ट्रेशन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हमने समझाया है कि सर जी जो बैलेंस जो जिसके साथ चीज़ें माइनस करना चाहते हो उसमें इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर ये अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन है तो उसके साथ आफ्टर डेप्रिसिएशन ही अमाउंट माइनस होती है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नहीं होती दोस्त। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेस करेंगे सर जी, हमने एक प्लांट बेच दिया है, बहुत सारे प्लांट हो गए उसमें से एक प्लांट बेच दिया। कहते हैं 50,000 का था वो बेच दिया। ठीक है, तो 50,000 का था उसे बेचा है। ठीक है, तो बताइए कितना अभी वैल्यू बचा होगा सर, 50,000 माइनस होंगे तो यहाँ पे आपके पास में कितना, 4,50,000 बचेगा, 4,50,000। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर, 4,50,000। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि सर जी डिबेंचर हमने जो 2 लाख के इशू करे थे, ठीक है, उसमें से 1 लाख तो हमने इसलिए इशू करे थे क्योंकि हमें प्लांट हमें परचेज़ करना था जो जिसकी वैल्यू थी 4,50,000। अच्छा, परचेज़ किया है जिसकी वैल्यू 4,50,000, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लांट ऐड कर लेता हूँ कि हमने प्लांट और परचेज़ किया है 4,50,000 का, तो वो और परचेज़ किया है तो आपके पास में अब वैल्यू कितनी हो गई प्लांट की, 4,50,000 का तो पहले से था, 4,50,000 का और परचेज़ कर लिया। ठीक है, और कहते हैं सर 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़ आपके पास बन जाता है अमाउंट, 9 लाख रुपीज़ आपके पास में बन जाता है अमाउंट। कितना सर, क्लोजिंग वैल्यू प्लांट की। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास में बन जाती है। इसी के साथ डिबेंचर की बात थी तो डिबेंचर में भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ सर जी। डिबेंचर 2 लाख जो है वो कैश से इशू नहीं हुए दोस्त। ठीक है, 2 लाख फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से 1 लाख जो है वो तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन रहा।
1 लाख का जो है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन रहा, उसके बदले तो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करी है, ठीक है, प्लांट वगैरह परचेज़ किया। और दूसरा 1 लाख के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब ये 1 लाख जो है कैश के द्वारा इशू हुआ है। तो कैश के द्वारा जो इशू होता है वो तो डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे तो 1 लाख ही ऐड कर पाएंगे, 2 लाख नहीं। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि 2 लाख ऐड करके आएंगे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने हमारा ये जो प्लान था वो बदल दिया, ठीक है। अब ये 1 लाख की कोई यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं। कैश ट्रांजेक्शन होता तो एंट्री बनती। तो यहाँ पे 1 लाख ही आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा और ऐड होगा, ठीक है। कहते हैं सर प्लांट का बारे में क्या था? प्लांट के बारे में यहाँ पे कहता है कि सर जी प्लांट के बारे में यहाँ पे 4,50,000 का, जिसमें से हमने 3,50,000 कैश से पेमेंट किया होगा, ठीक है, और 1 लाख के हमने डिबेंचर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। 1 लाख का हमने डिबेंचर प्रोवाइड कर दिया, 1 लाख, ठीक है, डिबेंचर। ये कैश आपके पास में हो गया और ये आपके पास में डिबेंचर प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से हमने परचेज़ किया है, ठीक है सर, ये चीज़ हमें समझ में आती है। अच्छा, कैश गया है, कैश आया है तो एंट्री ज़रूर बनेगी, सबसे पहले उसी की एंट्री बनती है। तो कहता है कि यहाँ पे तो कैश गया है, ठीक है, परचेज़ किया है तो कैश जाएगा। तो ये तो माइनस होगा कहाँ पे? ये प्लांट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जाके इसे क्या करेंगे सर? लेस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ करके आइए, ठीक है। इसके बाद सर डिबेंचर हमने इशू कर दिए प्लांट के बदले, तो ये तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं सर, यहाँ पे कहता है सर क्लोजिंग बैलेंस तो 9 लाख होना चाहिए, ठीक है, लेकिन है कितना सर? 7,65,000। क्लोजिंग बैलेंस तो 7,65,000 दिखा रहा है, ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस 7,65,000 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो दो मतलब हो सकते हैं, या तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा है, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें आपने जो है क्या करा है सर, और प्लांट सेल कर दिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बारे में अगर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे, वरना हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि हमने और भी प्लांट सेल किया है, जो भी डिफरेंस है उसे सेल किया है और उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। कहता है कि हमारे पास में कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 50,000, जिसको हमने बेच दिया 70,000 पे। इस बार भी प्रॉफिट किया, तीनों बार आपने प्रॉफिट किया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने का था वो मुझे बताइए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टमेंट था हमारे पास में नॉन करंट के नाम से, ठीक है। कहता है कि 80,000 का था, लास्ट में 50,000 का दिख रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लेते, हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ इक्वेशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट कर लेते, इसका इक्वेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। कहते हैं सर जी पहले कितना हुआ करता था? 80,000 का, और बाद में 50,000 का हो गया। यही है आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कहानी। जी बिल्कुल, 80,000 का हुआ करता था, 50,000 का हो गया आज, ठीक है। तो ओपनिंग कितना है सर? 80,000। तो ओपनिंग आपके पास में 80,000 का हुआ करता था। ओके, सेल परचेज क्या किया ये एंट्री करेंगे, और क्लोजिंग आपके पास में आना चाहिए, यही हमारा रूल है। कहते हैं कि सर 50,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया 70,000 पे। अच्छा, जब भी सेल होता है तो ये सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चिल्लाता है कि जितने भी सेल परचेज़ किया सबसे पहले तो ये बताइए कैश कितना आया या फिर गया, सबसे पहले उसकी एंट्री करो, ठीक है। तो कहते हैं कि सर जी सबसे पहले तो हमने सेल किया तो पैसा मिला होगा, तो सबसे पहले एक काम करिए, 70,000 को आप जो है इसकी एंट्री करके आइए। क्या चीज़ हमने सेल करी? इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसे सेल किया, पैसा मिला होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ करके आएंगे। इसके बाद सेकंड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये और क्या चीज़ें हो सकती है। तो और चीज़ें के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओपनिंग 80,000 का था और हमने बेचा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम होगा 50,000 का, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट होना कितना चाहिए था? 80,000 माइनस 50,000, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट 30,000 का होना चाहिए था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 30,000 का होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना दिख रहा है? 50,000 का, ठीक है। कितना दिख रहा है? 50,000 का दिख रहा है, मतलब कि इसमें भी कोई चेंजेस दिख रहा है। कहता है कि सर 30,000 का दिखना चाहिए था, क्लोजिंग में 50,000 का दिख रहा है, इसमें भी डिफरेंस। अब इन्वेस्टमेंट है तो इसमें तो सीधी सी बात है, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बातें हो नहीं होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन की बातें तो नहीं होगी। तो 99% केस हो सकता है कि सर हमने यहाँ पे क्या होगा,
हमने और इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया होगा। लेकिन एक बार हम पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद ही इसमें एजम्पशन लगाएंगे। लेकिन हमारी यहाँ पे मन में तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, परचेज़ किया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ट्रीटमेंट करा था प्लांट में हमने ट्रीटमेंट सोचा था कि यहाँ पे आपके पास में क्या होगा सर, आपने सेल किया होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट हमने सोच लिया, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपके पास में जो कि हमने रिसीव किया है 5,000 रुपये, कहता है एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देख लीजिए। अच्छा हुआ हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लिख दिया, इसमें अभी भी कुछ बाकी है। कहता है कि सर जी रुक जाइए, जो क्लोजिंग आपको ये 50,000 दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे थोड़ी और कहानी बड़ी है। ये जो क्लोजिंग में 50,000 दिख रहा है और 30,000 होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी कहानी बड़ी है, समझिएगा। कहते हैं कि सर 5,000 का हमें डिविडेंड आपके पास में मिला है, जिसको आपको एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ, जिसे आप एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देते हैं। अभी कॉस्ट कितनी दिख रही है, 30,000। 50,000 दिखनी चाहिए थी, लेकिन 30,000 अभी तो रियलिटी में तो यही दिख रही है, माइनस यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो 5,000 हमारी कॉस्ट को कम कर देगा। डिविडेंड मिला है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। ये चीज़ हम जैसे ही डिविडेंड वगैरह रिसीव करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि सर अब तो आपकी वैल्यू हो गई 25,000, ठीक है, 25,000, और क्लोजिंग आपके पास में दिख रहा है कितना, 50,000। अब तो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया, पहले तो 20,000 का डिफरेंस था, अब तो 25,000 का डिफरेंस हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे वापस से हम एज्यूमशन ले लेते हैं सर, एज्यूम कर लेते हैं कि क्या चीज़ थी। कहते हैं कि सर सीधी सी बात है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन वगैरह तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि सर इस डिफरेंस का कारण क्या हो सकता है, सर सेल परचेस वही हो सकता है। हमने आगे भी वही एज्यूम करा था, वापस एज्यूम वही कर लेंगे, दिमाग में एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ले, उसके बाद हम लिख लेंगे। अभी वापस से दिमाग में सोच लेते हैं कि डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है। कहते हैं कि सर 25,000 हमें दिख रहा है, लेकिन 50 होना चाहिए था। मतलब कि 25,000 दिख रहा है, 50 होना चाहिए था। मतलब कि हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज़ कर लिया हो, ठीक है, 25,000 का इन्वेस्टमेंट और परचेज़ कर लिया हो इस साल, ताकि आपको क्लोजिंग में 50 दिख रहा है, ठीक है। 25 का बचा है, 25 का और परचेज़ कर लिया तो 50 हो गया, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे हमारे दिमाग में कि हमने यहाँ पे क्या करा है सर, 25,000 का और परचेज़ कर लिया ताकि हमें क्लोजिंग में 50,000 का दिख रहा है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम अपनी एजम्पशन को अप्लाई करेंगे। कहते हैं कि सर इंटरिम डिविडेंड, अच्छा ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड और ज़्यादा यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की भी बात कर रहे हैं। कहते हैं इंटरिम डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है और पे कर दिया, पे करने से तो पैसा जाता है, ठीक है। अच्छा ये डिविडेंड की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दूँ। सर डिविडेंड कहाँ पे जाता है, पीएनएल में आपके पास में जाएगा, ठीक है। ये इनकम है, ये रिसीव हुआ था, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है आपके पास में डिविडेंड, ठीक है। ये इनकम होती है तो पीएनएल में जाके ऐड होता है ये, ठीक है। तो ये पीएनएल में जाके क्या हुआ होगा सर, ऐड होगा, ठीक है। इसको हमें रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा या फिर नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे सर, सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इस चीज़ को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो एंट्री हो गई आपके पास में, एक डिविडेंड का यहाँ पे हमने माइनस कर दिया अपने अकाउंट में या फिर इक्वेशन फॉर्म में, और दूसरी एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे, वहाँ पे एडजस्ट करके आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़। अच्छा इसके बाद कहता है इंटरिम डिविडेंड हमने जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है और पे भी कर दिया है इस साल ही। तो कहता है कि 15% है, और डिविडेंड जो है वो पे होना मतलब कि आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि 15% हमने यहाँ पे डिविडेंड पे किया है, ठीक है जी। तो बताइए डिविडेंड किस पे होता है सर, शेयर्स पे। शेयर्स तो हमारे पास में एक ही बचा है, इक्विटी। प्रेफरेंस को तो हमने ऑलरेडी रिडीम कर दिया है, तो इक्विटी पे ही मिलेगा। सर इक्विटी में तो दो है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो डिविडेंड किस पे दे, ऑब्वियसली आपके पास में कहता है कि सर आपको कुछ नहीं कहा है तो हम क्या दे देंगे सर, क्लोजिंग पे। मान के चलेंगे कि आपने जो इशू किया है वो ओपनिंग में ही किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 6 लाख रुपीज़ पे हम कितना दे देंगे सर, आपके पास में कितना था, 15% डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। तो 6 लाख इंटू 15% आपके पास में 90,000 का डिविडेंड बनेगा, ठीक है। 90,000 का आपके पास में डिविडेंड बन जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके पास में पीएनएल में। अच्छा ऊपर सॉरी मैंने यहाँ पे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो ये ऑलरेडी कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो चुका है, तो ये तो पीएनएल में गया नहीं होगा।
ये आपको हटाना, ये गलत हमने लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया समझिएगा। कहते हैं कि सर ये डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, आपकी इनकम में पीएनएल में जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ ही एडजस्ट कर दिया, तो इसकी अब पीएनएल में एंट्री जाएगी नहीं। ठीक है, अगर इनकम होती है और आप जो है इनकम को रिसीव करते हैं, कंसिडर करते हैं इनकम एज अ, तो आप उसे पीएनएल में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई इनकम आपने रिसीव, आपने जो है इनकम ट्रीट नहीं की, आपने डायरेक्ट उसे कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये तो पीएनएल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके पास में गलत हो गई थी, हमने ठीक कर दी। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, इसमें तो कुछ है नहीं कॉस्ट के साथ एडजस्ट करना, तो ये तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा। ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा आपके पास में, पीएनएल में आपके पास में चला जाएगा। ठीक है, तो पीएनएल में आपके पास में 15% कितना हुआ था, 90,000, 6 लाख इंटू 15% कहते हैं सर 90,000। ठीक है, 90,000 आपके पास में डिविडेंड है। ये कहाँ चला जाएगा सर, ये आप चले जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये आपके पास में सर पेड था मतलब कि आपके पास में पीएनएल में क्या हुआ होगा, एज ए एक्सपेंस दिखा होगा, माइनस हो चुका होगा, इसे वापस से ऐड बैक करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 90,000 ऐड करके आएंगे, 90,000 क्या करके आएंगे सर, ऐड करके आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं सर इनकम टैक्स लायबिलिटी आपके पास में है। इनकम टैक्स के बारे में तो हमें यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे एक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, टैक्स, इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि इसका यहाँ पे हमने बनाया है टैक्स वगैरह का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बताइए, टैक्स में प्रोविज़न की बात हो रही थी, कहता है कि ओपनिंग कुछ था, क्लोजिंग कुछ था, क्या था। कहते हैं कि सर आपके पास में ओपनिंग 60,000 था, क्लोजिंग में 95,000 प्रोविज़न दिख रही है। ठीक है, तो ओपनिंग में 60,000 था, ओपनिंग में 60,000 हमारा पेमेंट करने की लाइबिलिटी बन रही थी। ठीक है, कि इतना हमें पे करना है इस साल। ठीक है, कहते हैं कि सर इस साल हमने कुछ यहाँ पे कर दिया है। कहता है इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड यहाँ पे 1,35,000। अच्छा, इसने पेड नहीं लिखा क्या, पेड नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी लाइबिलिटी आपकी इस साल बनी। तो टोटल आपकी लाइबिलिटी बनी कितनी ये बताइए। 60,000 की पहले से थी, 1,35,000 की इस साल की बन चुकी है। पे कितना किया ये बताया नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 60,000 प्लस 1,35,000 करिए। कहता है 1,95,000, 1,95,000 आपके पास में टोटल लाइबिलिटी बनी। क्लोजिंग में कितना दिख रहा है इनकम टैक्स, कहता है क्लोजिंग में आपके पास में दिख रहा है 95,000 और अभी पे करना बाकी है। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग पे कर दिया होगा, सीधी सी बात है सर। तो कहता है 95,000 दिख रहा है क्लोजिंग में, अभी पे करना बाकी है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा सर, पेड। ठीक है, रिमेनिंग क्या होगा, पेड। कितना है सर रिमेनिंग आपके पास में, 195 माइनस 1 लाख आपके पास में। ठीक है, तो 1 लाख क्या हुआ होगा सर, पेड हो चुका होगा। ठीक है, पेड। तो ये क्या होगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और लास्ट में माइनस करके आ जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और लास्ट में माइनस करके आ जाएंगे। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, कहते हैं कि सर 1,35,000 अभी मैं क्या बोल रहा था सर, पेड होगा, लेकिन यहाँ पे तो पेड लिखा ही नहीं। पेड नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी आपके पास में लाइबिलिटी बनी इस साल की। ठीक है, अभी आपने ये चीज़ पे नहीं करी, 1,35,000 क्या पे किया, आंसर इज नो। 1,35,000 की इस साल की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, पहले 60,000 की थी, इस साल और इंक्रीज़ हो गई, मतलब कि इसकी भी प्रोविज़न इस साल बनी, इसकी भी प्रोविज़न आपके पास में क्या बना सर, इस साल बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं सर जी 1,35,000 पे नहीं कर दिया, इसने बोला नहीं पे करा है, इसने तो बोला कि इस साल की भी लाइबिलिटी 1,35,000 की, पहले तो 60,000 हुई थी, प्लस 1,35,000 टोटल आपके पास में प्रोविज़न कितनी हो गई, 1,95,000 की। इस साल प्रोविज़न आपने बनाई है, और प्रोविज़न अगर आप बनाते हैं तो आपके पास में ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि सर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है आपके पास में, वो आफ्टर ये प्रोविज़न वगैरह तो एडजस्ट हो चुका होगा उसमें, सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट हो चुकी होगी। और प्रोविज़न जो है प्रॉफिट को कम करता है, और इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास में कोई ऑपरेटिंग चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 जो हमें दिख रहा था उसमें हमें ऐड बैक करना पड़ेगा कितना, 1,35,000 जो इस साल की लाइबिलिटी बनी, जो पेड नहीं थी, लाइबिलिटी बनी, इसकी प्रोविज़न आपके पास में बनी होगी। लास्ट में आपने जो कुछ इसमें से पे किया वो ठीक है,
ठीक है। लेकिन इसमें अगर पेड लिख दिया होता तो उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा था, प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम ऐसी चीज़ें थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस था जहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला था। इसी तरीके से चीज़ें भी गिवन थी कि भाई आपके पास में प्रोविज़न है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, और नीचे आपको इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन थी। कहता है यहाँ पे इनकम टैक्स, लेकिन वर्ड क्या लिखा था सर? पेड था, पेड था, ठीक है। पेड अगर है तो यहाँ पे कोई नई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार इसने पेड नहीं लिखा है, इसका मतलब नई प्रोविज़न भी बनी और फिर लास्ट में इसमें से कुछ आपने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया है यहाँ पे? 1 लाख का, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस बार प्रोविज़न बनी है, इसलिए आपको प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 50,000 का, इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना? इस साल की प्रोविज़न जो बनी है, ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा था उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 एंट्री बनी आपके पास में, 2 आपकी ट्रीटमेंट हुई। एक ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके लास्ट में 1 लाख माइनस करके आएंगे, और दूसरी ट्रीटमेंट जहाँ पे आपने 50,000 प्रॉफिट लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग में, उसी के साथ 1,35,000 ऐड बैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के साथ 1,35,000 भी ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। इसके बाद कहता है सर जी डेप्रिसिएशन है आपके पास में, अब लास्ट बचा है डेप्रिसिएशन। 15% चार्ज कर दो, लेकिन ध्यान रहे सर प्लांट एंड मशीनरी पे ही चार्ज करना है, बट नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे ही आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में अभी हम यहाँ पे सोच ही रहे थे कि सर 9 लाख रुपीज़ की वैल्यू है, 7,65,000 की होगी। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस आपके पास में 9 लाख माइनस 7,65,000, ये डिफरेंस है 1,35,000 का। डिफरेंस कितना है सर? 1,35,000 का, ठीक है सर, 1,35,000 का। अच्छा, ये डिफरेंस अभी तक हम क्या सोच रहे थे? अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि सर 2 ही चीज़ें हो सकती है, प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, इसका 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि प्लांट को आपने और भी सेल किया है, ठीक है। 2 ही रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन लगा है। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि या 1,35,000 पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन का पार्ट है, या फिर कुछ डेप्रिसिएशन या फिर कुछ सेल ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लीजिए सर, कितनी वैल्यू है सर क्लोजिंग में? 9 लाख। 9 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, 9 लाख इंटू कितना परसेंट था डेप्रिसिएशन का? 15%, इंटू 15% करिए। अच्छा, 1,35,000 आ रहा है, मतलब कि पूरे का पूरा ये अमाउंट किसका है सर? डेप्रिसिएशन का है। कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही हुआ है सर। डेप्रिसिएशन हमें पता है एक नॉन केस आइटम है और पीएनएल में जाता है, ठीक है। पीएनएल में जाके वो क्या हो जाता है सर? लेस हो जाता है एज ए एक्सपेंस। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? रिवर्स करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और रिवर्स करना है, मतलब कि ऐड कर देंगे, ठीक है। सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब सॉल्यूशन में अब हमारी बारी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने अकाउंट बनाए वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देख लेते हैं एक बार। कहते हैं सर लैंड की बात हो चुकी थी सर, वो कैपिटल रिजर्व में गया है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की काम हो चुकी, जो डिफरेंस था वो डेप्रिसिएशन का था। टैक्स का हमने कर लिया है, जो डिफरेंस था वो पेड था। इन्वेस्टमेंट में हमने कुछ यहाँ पे बाकी रखा था, इन्वेस्टमेंट की बातें अब कुछ हुई नहीं, तो हमने जो सोचा था वही निकल के आएगा। 25,000 जो हमारा दिखना चाहिए था क्लोजिंग में वैल्यू, लेकिन दिख कितने का रहा है? 50,000। इसका मतलब हुआ कि जो डिफरेंस है, जो आपके पास में डिफरेंस है 25,000 का, वो डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा एज अ परचेज, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास में परचेज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, 25,000 से 50,000 हुई। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपने परचेज़ किया होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर अदर इन्फॉर्मेशन होता तो ट्रीट करना पड़ता, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें इसे परचेज़ मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। सारे अकाउंट्स हो चुके हैं, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें इसे क्रॉस चेक कर लेना है। सॉल्यूशन ओपन कर लेते हैं, क्रॉस चेक यहाँ पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास में ये रहा, आपके पास में सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हेडिंग दे देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, ठीक है। और प्रॉफिट से स्टार्ट कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट में हमने कहा क्या करेंगे सर? 50,000 को हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। 50,000 को हम सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, 50,000 को लिख लेंगे। तो 50,000 को सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया।
इसके बाद प्रॉफिट से रिलेटेड और भी चीज़ें होगी, लेकिन हम सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देते हैं। लैंड की बात हो रही थी। लैंड में हमने कहा कि सर हमने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करा है, ठीक है, सेल करा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके 1,50,000 को हमें ऐड करना चाहिए, तो वो हमने कर दिया है। इसके बाद हमें कुछ और भी यहाँ पे करना था। कहता है सर प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, वो लेस करना है, तो वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, वापस से एक बार रिपीट हो रही है बस। इसके बाद कहता है कि सर हमने प्लांट की बात हो रही थी, प्लांट में भी सेल किया था 90,000, आपको जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड करना था। प्लांट को हमने सेल किया था 90,000, आपको क्या करना था सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड करना था। दूसरा कहता है कि हमने सेल किया, उस पर प्रॉफिट कमाया था 40,000 का, और प्रॉफिट कमाया है तो पीएनएल में जाके ऐड हुआ होगा। इसे रिवर्स करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और सेल ऑफ प्लांट करके माइनस करके आएंगे 40,000। तो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे है 40,000 लेस करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सर जी प्लांट की बात तो ख़त्म, आगे एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कहते हैं प्लांट, उसी में हमने प्लांट परचेज़ भी किए हैं 4,50,000 के, लेकिन उसमें एक तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन था 1 लाख का। ठीक है, तो उसका कोई तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 3,50,000 का जो रिमेनिंग है उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब आपने केस में परचेज़ किया होगा वो चीज़। ठीक है, बाकी का पेमेंट कैसे किया है, केस में 3,50,000। तो अगर वो केस में पेमेंट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 3,50,000। ओके, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट आपके पास में 70,000 में भेज दिया। सबसे पहले तो एक काम करिए, उसी की ही एंट्री करके आइए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए, ऐड करके आइए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में गए, ऐड करेंगे। इसके बाद कहता है कि सर इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें थी। कहते हैं सर डिफरेंस हम क्या ट्रीट करेंगे, अभी कुछ कहा नहीं है तो डिफरेंट करेंगे। डिफरेंस हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि परचेज़ किया होगा, परचेज़ करने से केस कम होता है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको माइनस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन लोगों ने वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया है, हम भी देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में ये सारी चीज़ें बनाएंगे और वर्किंग नोट में रेफरेंस देंगे। अच्छा, वर्किंग नोट आगे पीछे कैसे भी बना सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं कि वर्किंग नोट नंबर 4 आपका प्लांट का ही होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी बनाए उसका रेफरेंस यहाँ पे दीजिए। मान लीजिए 5th नंबर की आपने वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई थी, ये 5th नंबर की है, तो 5th नंबर का यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म। डिविडेंड, डिविडेंड का बात मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, और डिविडेंड का और कोई ट्रीटमेंट आपके पास में बनता नहीं है। इसके बाद कहता है इंटरिम डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का काम खत्म हो चुका था, इन्वेस्टमेंट में ही काम होता है। इसके बाद कहता है सर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का बात हुआ। कहता है कि सर 90,000 वैल्यू थी, और क्या कहा मैंने सर, इंटरिम डिविडेंड आपके पास में कहीं एडजस्ट नहीं करना था, तो वो पीएनएल में गया होगा। पीएनएल में गया होगा तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, ऐड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बात है, 90,000 कहीं पे लिखा नहीं है। आई थिंक हाँ, इन लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर रखा हो। मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ ना, वहीं पे लिखता चलता हूँ, देख लेते हैं हमारा आंसर मैच होता है या फिर नहीं। ठीक है, वैसे तो मैच होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कहते हैं सर 90,000 आपके पास में क्या करना था, ऐड करना था ना, तो 90,000 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 90,000 भी आ गया आपके पास में। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर इंटरिम डिविडेंड की बात तो ख़त्म हो चुकी। कहता है इनकम टैक्स जो है उसकी चीज़ें थी, यहाँ पे हमने बना रखी है। क्या करना है सर, 2 एंट्री करनी है। सबसे पहले तो एक काम करिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में सबसे पहले 1 लाख माइनस कर दीजिए, बाकी के बाद में करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स पेड 1 लाख, सबसे पहले माइनस कर दो। ठीक है, दूसरी एक और बात कहता है कि सर पेड नहीं था, इस बार भी प्रोविज़न बनाया होगा 1,35,000 का, वो भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न वगैरह होता है पीएनएल में जाके एज ए एक्सपेंस आप जो है माइनस करते हैं, तो उसे रिवर्स करना है तो ऐड करना पड़ेगा। तो 1,35,000 ऐड करेंगे। ये तो डेप्रिसिएशन का है, क्या बात है, ये भी शायद यहीं पे, हाँ यहीं पे डिफरेंस आपके पास में प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी इसी के साथ एडजस्ट किया होगा। ठीक है सर, हमें क्या यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, आंसर इज नो, आपको सिंपली पूरी की पूरी एंट्री लिखनी है। जैसे कि नेट प्रॉफिट 50,000, इसके बाद ये कौन सा था 90,000 हमारे पास में कौन सा था, यहाँ पे डिविडेंड का था ना, हाँ, तो यहाँ पे डिविडेंड 90,000 लिखेंगे, ऐड और लेस दिखाएंगे, इसी तरीके से लिखना है।
ठीक है। हमें यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना या फिर इक्वेशन नहीं करना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा ही कर रहे थे, इस बार इन लोगों ने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो हम तो एक ही ट्रीटमेंट अपनाते हैं, एक ही ट्रीटमेंट से सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। कितना था, 1,35,000 ऐड करना था ना, हाँ ऐड करेंगे, 1,35,000 ऐड करेंगे। तो अगर आप देखें 50, अगर हम देखें यहाँ पे 1 मिनट, इसका मैं टोटल लगा लेता हूँ, क्या आंसर मैच हुआ है या फिर और भी कुछ बाकी है। ठीक है, 50,000, 90,000 और 1,35,000, 50 प्लस 90 प्लस 135,000, 270, अच्छा मैच हो गया, देख लीजिए। ठीक है, 275,000 आपके पास में आ चुका है। ठीक है, और लास्ट एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना था सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड करना था। कितना है डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट तो किया था, ये रहा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1,35,000। आप जाइए और वहाँ पे क्या करके आइए सर, ऐड बैक करके आइए। ठीक है, तो ऐड बैक कर दिया हमने 1,35,000, काम ख़त्म। ठीक है, चलिए ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। ठीक है, और भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई और चीज़ें आपके पास में रह गई वो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आपके पास में ओके, ये चीज़ हमने प्रॉफिट किया, ये लैंड का काम ख़त्म, प्लांट का ख़त्म, इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, इन्वेस्टमेंट में और एक एंट्री बनेगी। हमने जो सेल किया है 50,000 का था, 70 में सेल किया, 50,000 का था, 70,000 में सेल किया, तो प्रॉफिट किया है, तो वो प्रॉफिट भी तो एंट्री बनेगी। तो इन्वेस्टमेंट में टोटल 3 एंट्री बनी। सबसे पहले प्रॉफिट, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जितना भी केस आया, और तीसरा जो डिफरेंस आया उसे हमने परचेज ट्रीट किया। ठीक है, इसका कितना डिफरेंस हुआ, 70,000 माइनस 50,000, जो डिफरेंस रहा 20,000, उसे भी तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट वगैरह क्या होता है, पीएनएल में जाता है, और पीएनएल में गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, अब ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन में। ठीक है, अच्छा ये तो वर्किंग नोट का ही पार्ट है, नोट्स में हम देखते चलते हैं। कहते हैं सर इक्विटी शेयर आपके पास में, इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो यहाँ पे सोच रहे थे वही है। कहता है 5 लाख थे, 6 लाख हो गए, मतलब कि 1 लाख न्यू इशू करे होंगे, पैसा मिला है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, ऐड करके आइए 1 लाख। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, 1 लाख ऐड करके आइए, इक्विटी शेयर इशू करें उसके नाम से। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर आपके पास में, प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं सर। प्रेफरेंस शेयर में आपके पास में कहता है कि सर 2 लाख के हुआ करते थे, आज नहीं है, और इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो सोचा था वही रहेगा, क्या कि पहले 2 लाख के थे, आज नहीं है, इसका मतलब आपने रिडीम किया है 2 लाख का। ठीक है, और 2 लाख का रिडीम किया है तो ऑब्वियसली पैसा गया है, माइनस करके आएंगे, शेयर वगैरह फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में 2 लाख माइनस करके आइए प्रेफरेंस शेयर के नाम। ठीक है, आगे कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, इसमें तो कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, अलग से बनाया हुआ रिजर्व है, और रिजर्व का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, कुछ इसमें से पीएनएल में से कुछ ट्रांसफ़र किया होता, ठीक है, ऐसा बोला होता कि पीएनएल में से हमने कुछ ट्रांसफ़र किया तो वापस ऐड बैक करना पड़ता, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं ना, ट्रांसफ़र कुछ किया नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अपने को। कहते हैं सर जी इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो हो चुका था, इसके बाद डेप्रिसिएशन यहाँ पे राउंड कर रखा है, इसलिए मुझे याद आ गया कि सर इंटरेस्ट भूलना नहीं है। इंटरेस्ट लगा दो, कितना है, 2 लाख रुपीज़ के डेप्रिसिएशन है, इस पर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 9%। अच्छा, इंटरेस्ट वगैरह कहाँ पे जाता है सर, पीएनएल में ही जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह पीएनएल में जाएगा, और ये तो आपके पास में रहा नॉन ऑपरेटिंग, तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट वगैरह माइनस हुआ होगा पीएनएल में, हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, और इंटरेस्ट को क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे सर, वापस से आपके पास में रिवर्स करके आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करके 18,000 क्या करेंगे सर, ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कहता है कि सर इंटरेस्ट तो यहाँ पे चलिए ये तो पीएनएल में जाता है, आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट तो पे भी हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब कि इंटरेस्ट आपने पेड भी कर दिया है, मतलब कि केस गया है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका ये पेएबल था तो ये पीएनएल में गया, इसकी एंट्री कर दी। दूसरी एक और एंट्री आएगी, क्या कहते हैं कि सर इंटरेस्ट जो पेएबल था वो आपने पे भी कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लाइबिलिटी में इंटरेस्ट की बात नहीं दिख रही। अगर इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा होता कि लाइबिलिटी अभी है तो वो पे नहीं हुआ ऐसा माना जाता, लेकिन कहीं पे भी नहीं, इसका मतलब इंटरेस्ट आपने पे भी कर दिया है इस साल।
तो 18,000 जितना बन रहा था उतना कैश पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके 18,000 को माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे करा है, ये रहा 18,000 माइनस, ठीक है। इसके बाद कहता है सर डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड से रिलेटेड तो बातें कर ली ना हमने, डिविडेंड से रिलेटेड ना जी, ये तो दूसरी चीज़ है और बैलेंस शीट में दिख रही है वो तो हमारे पहले से जो लाइबिलिटी है, ठीक है। ये जो डिविडेंड है तो वो तो हमने दूसरा है पे करा है जो हमारे शेयर पे होता है, ये चीज़ आपके पास में, ये तो पहले से जो लाइबिलिटी है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 60,000 पहले से लाइबिलिटी है, वो आज नहीं दिख रही है, ठीक है। 60,000 की जो पहले लाइबिलिटी थी वो आज आपको नहीं दिख रही, डिविडेंड आपके पास में हो चुका है। तो डिविडेंड के लिए आपको एक काम करना चाहिए, आपको जो है यहाँ पे एक तरह से लिख लेना चाहिए, ठीक है, तो हमें समझ आएगा। कहते हैं कि सर 90,000 का डिविडेंड आपके पास में बन रहा था, ठीक है। एक 5,000 का तो मान के ही मत चलिए, ठीक है, उसे तो देखिए ही मत, क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका है कॉस्ट के साथ, तो वो कोई डिविडेंड का नाम का कुछ रहा नहीं, वो तो ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे 90,000 का और यहाँ पे 60,000 का पहले से था, ठीक है। तो कहते हैं कि सर जी आपके पास में इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब तो निकल के आता है पहले से 60,000 का तो ओपनिंग में आपके पास में लाइबिलिटी था पेमेंट करने को, ठीक है। प्लस इस साल आपने 90,000 का बन रहा था जो कि आपने पे भी कर दिया, क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है, 90,000 का हमने पे कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी लाइबिलिटी कितनी बन रही थी, 60,000 प्लस 90,000, ठीक है। 1,50,000 का आपका डिविडेंड की लाइबिलिटी बन रही थी। 90,000 तो इसने क्लियरली बता रखा है कि पे कर दिया, और 60,000 भी यहाँ पे क्लियरली बता रहा है, देखिए कहता है कि सर ओपनिंग में था लेकिन क्लोजिंग में नहीं है, इसका मतलब 60,000 भी क्या है सर, पेड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने टोटल 1,50,000 पेड कर दिया है, ठीक है। क्या है सर, पेड है, डिविडेंड आपके पास में पेड है, पेड डिविडेंड, ठीक है। तो पेड है आपके पास में, और पेड है तो सीधी सी बात है इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी क्योंकि केस गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, डिविडेंड है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके और पेड है तो केस गया होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1,50,000 फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके आपको लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 1,50,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीज़ है आपके पास में, कहता है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन में था नहीं, तो सीधी सी बात है जो हमने सोचा था वही करेंगे। क्या सोचा था, कहते हैं 20,000 से 30,000 हो गया, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो सीधी सी बात है 10,000 जो इंक्रीज़ हुआ है, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो आपको क्या करना चाहिए सर, ऐड कर देना चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, 10,000 आप जो है क्या करेंगे सर, ऐड करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में निकल के आता था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की बात ऑलरेडी हो चुकी है, लैंड और बिल्डिंग की बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो नोट्स वगैरह के काम था वो तो हमने कर दिया, ये एक नोट्स के बिना का काम था तो ये हम सॉल्व कर लेते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके आपको इसका रिकॉर्डिंग करना है। कितना था, 1,10,000, कितना हो गया सर, 1,15,000। अच्छा, तो 1,10,000 से 1,50,000 मतलब कि 5,000 इंक्रीज़ हुआ है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या करना चाहिए, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है इसका मतलब सर आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ऐड करके आइए, कितना, कौन सा था यहाँ पे नाम, क्या था सर, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आपके पास में नाम था, ट्रेड पेएबल आपको 5,000 इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास में क्या था, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी 80,000 से, अच्छा ये तो हो ही गया होगा, वर्किंग नोट का पार्ट है वो हमने कर लिया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंट बना के, ठीक है, अपना इक्वेशन के फॉर्म में। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट्स का पार्ट है, नोट्स तो हम ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट्स का पार्ट नहीं है तो हमने ये नहीं किया है, कर लेते हैं। कहते हैं कि सर 80,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था जो कि आज 50,000 का हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड तो हमने अकाउंट बनाया था, याद आ गया मुझे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमने पूरे का पूरा ये अकाउंट बनाया, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो वो भी काम कंप्लीट है। इसके बाद कहते हैं सर जी इन्वेंट्री तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वहाँ पे जाना चाहिए, उसकी एंट्री करनी चाहिए। कहते हैं सर 90,000 की थी अब 95,000 की हो गई। करंट असेट 5,000 से इंक्रीज़ हुआ है, करंट असेट इंक्रीज़ होता है तो कैश डिक्रीज़ होता है, इसका मतलब आपको माइनस करना है जो भी डिफरेंस है, तो इन्वेंट्री माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसके बाद क्या है सर,
इसके बाद कहता है सर ट्रेड रिसीवेबल कहता है कि 2,25,000 थे, अभी 250 हो गए। वापस से सर एसेट इंक्रीज़ हो रही है, कितने से 25 से। अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है करंट एसेट तो माइनस करना है, 25,000 माइनस करके आएंगे, काम ख़त्म। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अदर करंट एसेट आपको गिवन है, कहता है 65,000 के थे और 1 लाख हो गए, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे। एसेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, कितना, 1 लाख माइनस 65,000, 35,000। अगर एसेट इंक्रीज़ होता है, करंट एसेट है मतलब कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो क्या करेंगे सर जी, इसे सिंपली आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो सर ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे, कहता है करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो लेस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, 35,000 लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। कौन सी चीज़ हमारे पास में बाकी है, अच्छा डिबेंचर का एक हम रह गए ना, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो कंसिडर कर लिया। ये जो केस फॉर्म में हमने कहा था सर जाएगा आपके पास में केस, ठीक है, कहाँ पे जाएगा ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके आपको ऐड करना है, तो वो तो चीज़ हम करना ही भूल गए। ठीक है जी, ओके, ये तो स्क्रीन पे है ना, आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं, जब भी एंट्री लिखी इसे मार्क करिए कि आपने ये कर लिया ये कर लिया, ताकि आप कोई चीज़ भूलेंगे ही नहीं। ये तो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे है, इधर उधर जगह नहीं है, इसलिए आप तो प्रॉपर वर्किंग नोट बना रहे, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चीज़ आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आप प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ चलेंगे। वर्किंग नोट 1 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट किया, ऐसे। मैंने तो इसे आगे पीछे लिखा, इसलिए मैं यहाँ पर कई बार एक आध एंट्री भूल जाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप तो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे 1 2 3, तो उसी तरीके से इसकी एंट्री भी करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, तो कोई चीज़ आप नहीं भूलेंगे, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। ये तो मैं आसपास यहाँ पे आजू बाजू में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कई कबार एक आध चीज़ भूल जाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद कोई चीज़ हम भूले हो ऐसी चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ एक ही है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो हम भूल चुके। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मैंने कहा था सर पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर ये तो केस में रिसीव हुआ है आपको, और केस रिसीव होता है तो ऑलवेज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले हमें क्या करिए सर, एंट्री करिए। ठीक है, तो ये हम एक चीज़ भूल गए आपके पास में राइट डाउन करना। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 5,000 हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो केस रिसीव और परचेज और सेल करते हैं, तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है केस रिसीव या फिर आपके पास में जा रहा है तो सबसे पहले वही एंट्री करेंगे, बाकी की बातें बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास में हो जाती है, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन ख़त्म। अब आप क्या करेंगे सर, केस जो हमारे पास में बचा था उसका ओपनिंग ऐड कर दो और क्लोजिंग क्या करो सर, आंसर निकाल लो। तो अब सारी की सारी एंट्रीज जो आपकी हो चुकी है, ठीक है, एक बार मैं सही से देख लूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिंग का सारी एंट्री हो चुकी है, तो ये आपके पास में आंसर निकल के आ गया -60,000। फाइनेंशियल एक्टिविटी का सारी एंट्री हो चुकी है, ये आपके पास में एंट्री का आंसर निकल के आ जाएगा। अब तीनों का टोटल लगाएंगे तो आपके पास में -40,000 आंसर निकलेगा। ठीक है, और -40,000 में आप क्या करेंगे सर, ओपनिंग केस ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आंसर आना चाहिए 50,000। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आपके पास में ये चीज़ क्लियर। ओके जी, अच्छा यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की इनकी कैलकुलेशन इन्होंने कर रखी है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा के कर सकते, या फिर जैसे कि मैंने कहा सर एक एक एंट्री को यहाँ पे ही लिख के, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही रहेंगे। ठीक है, अच्छा बस ध्यान रखिएगा सर, ये जब 50,000 लिखे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखना। ठीक है, नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ लिखना, क्योंकि ये बिफोर टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स वगैरह तो हमने एडजस्ट किया, देखिए 1,35,000 वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, सिंपल सा था लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बड़े नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अगर ये आएगा तो आपके पास। ठीक है।